वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी हर हर महादेव। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मुझे दिल्ली से पुणे तक बुलाने के लिए गौरव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मंच में उपस्थित हमारे साथी बड़े भाई मेहता जी और आप सब आए, अब रविवार के दिन अपना घर परिवार छोड़ के आए, अपनी सुख शांति छोड़ के आए, अपना आराम छोड़ के आए, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अगले 1-1.5 घंटे तक हम बात करने वाले हैं देश के कानूनों के बारे में, और आप सब बुद्धिजीवी हैं। आप जब मैं बात आपसे करूंगा तो आप मत सोचिएगा केवल मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, वहां से लगभग 300 यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, कहीं कहीं जाएगा। तो मैं बात आज पुणे में कर रहा हूं, बात इस आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में बात मैं भारत से कर रहा हूं। एक्चुअल में अपनी बात को पूरे देश में पहुंचाना चाहता हूं, और लगभग 1 करोड़, आज का ये वीडियो लगभग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप इसको व्हाट्सएप पे डालेंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे डालेंगे, कुछ लोग फेसबुक पे डालेंगे, कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेंगे, अपने अपने तरीके से जो जहां उसको पहुंचाएगा। तो ये पुणे का वीडियो आज जो हम शिवाजी महाराज जी के जयंती पे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये वीडियो अगले जयंती तक कम से कम 10 करोड़ लोग तक पहुंचेगा। 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोग तक, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। 1 महीने के अंदर 1 करोड़, और अगली शिवाजी की जयंती होगी शिवाजी महाराज की, तब तक ये 10 करोड़ लोग तक पहुंचेगा। भारत कानून से चलता है। किससे चलता है? कानून से। जैसे हमारी गाड़ी चलती है पेट्रोल से या डीजल से। अब हमारी गाड़ी, वो चाहे हीरो होंडा हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, कोई सी गाड़ी हो, 1 लाख गाड़ी हो या 1 करोड़ वाली गाड़ी हो, अगर वो पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल में मिलावट हो या पेट्रोल नकली हो, गाड़ी कितने दिन चल पाएगी? चल पाएगी क्या? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, ऐसे बोलिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए। गाड़ी भी अच्छी हो, ड्राइवर भी अच्छा हो, लेकिन पेट्रोल नकली हो, यात्रा सुरक्षित नहीं हो। मिस्त्री भी अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा हो, सीमेंट बालू भी अच्छा हो, लेकिन नक्शा खराब हो, घर अच्छा बन पाएगा क्या? डॉक्टर भी अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर भी अच्छा हो, लेकिन दवा घटिया हो, ऑपरेशन सफल हो पाएगा क्या? वैसे शासक भी अच्छा हो, शासक की नीयत भी अच्छी हो, शासक ईमानदार हो, शासक मेहनती हो, शासक राष्ट्रभक्त हो, लेकिन जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, तब तक राष्ट्र विरोधी जो कार्य हैं, देश विरोधी कार्य हैं, उनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तक अच्छा नियम कानून नहीं बनेगा, न जातिवाद कम होगा, न भाषावाद कम होगा, न क्षेत्रवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, न जिहाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी होगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो वो अच्छा हॉस्पिटल हमें ठीक करता है, या अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर ठीक करता है, या वो दवा ठीक करती है? जोर से बोलिए जरा। अल्टीमेटली वो हमारे अंदर दवा जाती है। वो लग्जरी हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल, 7 स्टार हॉस्पिटल, या टाटा
टाटा का हॉस्पिटल या जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कॉट्स, फोर्टिस, वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं करता, या उस बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर हमें ठीक नहीं करते। बीमारी किससे ठीक होती है? टैबलेट से। तो हॉस्पिटल भी अच्छा हो, नर्सिंग होम भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो दवा ठीक नहीं है तो बीमारी ठीक नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि डॉक्टर तो खूब बदले, हॉस्पिटल तो खूब बदले पिछले 75 साल में, हॉस्पिटल भी बदले, डॉक्टर भी बदले, लेकिन दवा वही की वही रही, इसीलिए बीमारी कम नहीं। मानते ही नहीं मानते? और गहराई से सोचिए, आज के सैकड़ों वर्ष पहले शिवाजी महाराज ने एक जो हिंद स्वराज का सपना देखा, सबको संगठित किया, हिंद स्वराज की स्थापना किया, क्या वो आज बरकरार है? जोर से बोलिए। वही भारत, वही क्षेत्र, वही देश, तो फिर बरकरार क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ हुआ। और जिस इस पुण्य धरती, इस पूना की पुण्य धरती से हम आज बात कर रहे हैं, जहां पे हिंद स्वराज की नींव रखी गई, जहां हिंद स्वराज का विचार आया, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंद स्वराज का सपना देखा, और सपना नहीं देखा बल्कि अटक से कटक तक हिंद स्वराज की स्थापना किया, उसी से थोड़ी दूर मुंबई, वहीं से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की शुरुआत हुई। क्या दिया बॉलीवुड ने हमें? रेप कैसे कैसे होता है, किडनैपिंग कैसे होती है, चोरी कैसे कैसे होती है, मर्डर कैसे कैसे होता है, और तो छोड़िए, भारत के आप सभी धार्मिक स्थानों पे चले जाइए, जितने आपको धर्मशाला मिलेंगे, या तो जैन धर्मशाला होगा, या मारवाड़ी धर्मशाला होगा, या बिरला का धर्मशाला, ऐसे ही होगा। हमारे बॉलीवुड ने व्यापारी को चोर बना दिया, पंडित को पोंगा पंडित बना दिया, छत्री जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अखंड बलिदान दिया, गजनी से लड़े, गोरी से लड़े, छत्री नहीं होते तो आज हम होते क्या? जरा जरा बोलिए, होते क्या? नहीं। उस बॉलीवुड को, उस क्षत्रिय समाज को, उस क्षत्रियों को बॉलीवुड ने क्या बना दिया? आतताई बना दिया, आक्रांता बना दिया। कभी औरंगजेब के जीवन पे फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई औरंगजेब की बायोपिक बनी क्या? बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है किसी निर्माता निर्देशक में कि वो औरंगजेब के असली चरित्र को दिखा दे। किसी निर्माता निर्देशक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकबर के, बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के असली कैरेक्टर को दिखा दे। किसी बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिखा दे कि कैसे एक एक हजार महिलाओं को हरम में रखते थे ये लोग। एक एक हजार महिलाओं को हरम में रखा जाता था। किसी बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है निर्माता निर्देशक में, वो दिखा दे कि अकबर के कारण हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने कुएं में कैसे छलांग लगाई, जौहर कैसे किया, किस तरीके से उनको किडनैप किया। किसी बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिखा दे कि भारत में कभी घूंघट प्रथा तो थी ही नहीं, भारत में कभी रात्र में विवाह होता ही नहीं था, भारत में कभी बाल विवाह होता ही नहीं था। बाल विवाह शुरू हुआ इन मुगलों के कारण। क्यों? क्योंकि वो जैसे बेटियां हमारी थोड़ी बड़ी होती थी उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए बाल विवाह शुरू हुआ। इसलिए आप भारत में ध्यान रखिए, भारत में एक क्षेत्र ऐसे है जहां मुगलों का राज था, और एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोक दिया तो बाकी क्षेत्र बच गया। उदाहरण के लिए, जब शिवाजी महाराज ने इधर रोका मुगलों को, तो मुगल आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं पहुंच पाए। इसलिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में बाल विवाह होता है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा में बाल विवाह नहीं होता। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार में रात्रि विवाह होता है,
रात को शादी होती है, क्योंकि वो दिन में शादी होती थी तो उठा लेते थे। लेकिन आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में और महाराष्ट्र के भी बहुत बड़े एरिया में रात में शादी, तो ये रात्रि विवाह मुगलों के कारण आया। घूंघट प्रथा मुगलों के कारण आई। हमारे वेद पुराण में तो रात्रि के बाद, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भी महापाप है। हमारे जो 16 संस्कार है वो सारे के सारे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होने चाहिए। सूर्यास्त के बीच बाद कोई संस्कार नहीं हो सकता। अंतिम संस्कार भी, अगर किसी की डेथ हो गई सूर्यास्त के बाद, तो नियम यह कहता है उसको रात भर रखा जाए, अगले दिन जब सूर्योदय हो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जब अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद पाप बताया गया, तो विवाह संस्कार तो पुण्य संस्कार है, वो रात में कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश न कभी बॉलीवुड की हिम्मत पड़ी ऐसे विषयों पे मूवी बनाने की, न हमारी कभी विधानसभाओं में चर्चा हुई, न कभी संसद में चर्चा हुई। आज जिस स्थिति में भारत है, उसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं। समाज को मैं बहुत जिम्मेदार नहीं मानता। लोग कहते हैं समाज बदलेगा तो शासन बदलता है। नहीं, नियम कानून बदलता है तो समाज बदलता है। वही व्यक्ति जब सामान्य ट्रेन में चलता है तो मूंगफली खा के छिलका फेंक देता है। वही व्यक्ति मेट्रो ट्रेन में चलता है, अलग बिहेवियर करता है। वही व्यक्ति जब फ्लाइट में चलता है, अलग बिहेवियर करता है। व्यक्ति वही है, उसका बिहेवियर बदलता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का नियम कानून अलग है, मेट्रो का नियम कानून अलग है, फ्लाइट का नियम कानून अलग है। ये तो व्यक्ति जैसा आप उसको नियम कानून बना दो, उसमें ढल जाएगा। और जो कहते नहीं समाज सुधरेगा तो सब ठीक हो जाएगा, अगर समाज पे ही छोड़ना है तो ट्रैफिक वाले कानून क्यों बना रखे? फिर सबको पढ़ा दो भाई ट्रैफिक रेड लाइट मत तोड़ना, और कानून हटा लो। देखो कैसे रेड लाइट टूटती है। एक बार पुलिस हटा लो, ट्रैफिक का जो कानून हटा लो, चालान का सिस्टम हटा लो, पेनाल्टी हटा लो, देखो जरा कितने लोग हेलमेट पहनते हैं। अरे ये व्यक्ति, ये समाज है, ये व्यक्ति है। वो अच्छा परफॉर्म तब करता है जब नियम कानून डिसिप्लिन अच्छी होती है। और अपने परिवार में देख लीजिए, जिस घर में बहुत ज्यादा लिबर्टी होती, बहुत ज्यादा लिबरल सिस्टम होता, जिसके पिता बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं, उस घर में कई बार आप जरा देख लीजिए क्या होता है। इसलिए कहा गया कि माता थोड़ी लिबरल होती, पिता थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, या माता पिता में कोई एक थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एक थोड़ा कोई लिबरल होता है। ऐसा रखा गया, सिस्टम रखा गया। इसलिए एक हमने जो कार्य शुरू किया है कि सबसे पहले यहां की न्यायिक व्यवस्था ठीक हो। आज की डेट में हमारा न्यायिक सिस्टम अपराधियों के साथ खड़ा हुआ है। ये हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये अगर वीडियो सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी सुनना चाहिए। एक व्यक्ति मर्डर करता है, एक आदमी की मर्डर होता है, ऐसे तो होता है। जिसके परिवार के किसी सदस्य का मर्डर हुआ, वो चाहेगा 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो जाए। लेकिन जिसने मर्डर किया वो चाहेगा 50 साल तक मुकदमा चले। ऐसे ही होगा ना? अब आज की डेट में मुकदमा 50 साल चल रहा है, तो ये जो वर्तमान सिस्टम है मर्डर करने वाले के साथ है या विक्टिम के साथ है? जरा बोलिए। मर्डर करने वाले के साथ। एक किसी बेटी के साथ रेप हुआ, उसके माता पिता चाहेंगे जल्दी से जल्दी रेपिस्ट को सजा हो जाए। रेपिस्ट चाहेगा मुकदमा 50 साल चले, और हो सकता है सबूत के अभाव में छूट भी जाए। 50 साल इसलिए भी चलाएगा कि लोग गवाही देते देते थक जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा गवाह आने बंद हो जाएंगे। किसी चीज को लंबा खींचो, यही होगा। तो अगर आज की डेट में मुकदमा 20 साल 30 साल चल रहा है, तो आज का कानून सिस्टम, आज की न्यायिक व्यवस्था उस पीड़िता के पक्ष में है या उस बलात्कारी के पक्ष में? जोर से बोलिए जरा। बलात्कारी। जिसका किडनैप होता है वो चाहेगा जल्दी सजा हो, जो किडनैप करने वाला है वो चाहेगा 50 साल मुकदमा चले जिससे गवाह टूट जाए।
तो अल्टीमेटली हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारा कानून भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है, आतंकवादियों के पक्ष में है, अलगाववादियों के पक्ष में है, कट्टरपंथियों के पक्ष में है, जिहादियों के पक्ष में है, धर्मांतरण कराने वालों के पक्ष में है। पक्ष में इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने कोई काम गलत हुआ, उसको आपने सजा नहीं दिया, तो स्वाभाविक सी बात है आपने दूसरे को मदद कर दिया। और अगर हम सब अपने जीवन में एक बार गहराई से आपके जीवन में जो तनाव हो, उसके जरा मूल कारण पे चिंतन करिए, अल्टीमेटली पता चलेगा इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए कहीं न कहीं घटिया नियम कानून जिम्मेदार है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2-3 साल तक बच्चा आपके पास है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने 3 साल तक बच्चे को खूब अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, मेहनत, ईमानदारी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, पूजा पाठ सब अच्छा सिखा दिया। लेकिन 3 साल के बाद तो स्कूल में जाएगा ना, 5 साल के बाद तो थोड़ा दोस्तों से मिलेगा ना, 10 साल के बाद तो सीरियल देखना शुरू करेगा ना, फिर मूवी देखना शुरू करेगा ना, फिर अखबार पढ़ना शुरू करेगा। भाई व्यक्ति का संस्कार 3 बातों पे डिपेंड करता है। आंख से क्या देखता है, क्या पढ़ता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है, इसी पे डिपेंड करता है। 5 साल के बाद हमारा बच्चा आंख से क्या क्या देखेगा, आपके कंट्रोल में है क्या? अच्छी चीज देखेगा कि घटिया चीज देखेगा, आपके कंट्रोल में है क्या? लेकिन सरकार के कंट्रोल में। सीरियल कैसा बनेगा आपके कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में। फिल्म नंगी बनेगी, अश्लील बनेगी, अच्छी बनेगी, आपके कंट्रोल में नहीं, सरकार के कंट्रोल में। अखबार में लगातार कैसी खबरें निकलेंगी, यह भी बहुत हद तक सरकार के कंट्रोल में है। मैं क्यों कह रहा हूं, गाइडलाइन बनाना तो सरकार के काम में है। सरकार एक गाइडलाइन बना दे, जो खबर निकलेगी अखबार वालों को, न्यूज चैनल वालों को उस खबर के बाद यह भी लिखना पड़ेगा, इस समस्या का मूल कारण यह है, इसका स्थायी समाधान यह है। इतने न्यूज चैनल खुल गए हैं 200-300 के आसपास, पर डे शाम को डिबेट होती है, लंबी लंबी डिबेट होती है, 1-1 घंटे की, हल्ला बोल, दंगल, पता नहीं क्या क्या नाम भी रखा हुआ, तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे नाम भी है, हा? उस पे आर पार, टक्कर, मुकाबला, ऐसे पूरा ऐसे लगता है सब तोड़ मोड़ कहीं ठीक कर देंगे। इसमें से किसी चैनल पे ईमानदारी से बताइए, केवल समस्या पे चर्चा होती है, समस्या के मूल कारण और स्थायी समाधान पे चर्चा होती है? केवल समस्या। अब आप मुझे ये बताओ, सुबह से शाम तक बीमारी की बात करो, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार ठीक होगा, बुखार बढ़ेगा? बोलिए जरा, बढ़ेगा। सुबह से शाम तक बोलो सरदर्द 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 सरदर्द, शाम होते होते सरदर्द बढ़ जाएगा। अरे भैया, ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, कार्यपालिका दूसरा स्तंभ है, विधायिका पहला स्तंभ, 4 पिलर है ना। ये चारों पिलर केवल समस्या की बात कर रहे हैं। मैं बाकी 3 पिलर की बात नहीं करता, क्योंकि बाकी 3 पिलर्स में नहीं हूं। मैं पत्रकार नहीं हूं तो मैं मीडिया का पार्ट नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं इसलिए मैं विधायिका का पार्ट नहीं हूं, मैं IAS IPS नहीं हूं इसलिए मैं कार्यपालिका का पार्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक वकील हूं इसलिए मैं न्यायपालिका का पार्ट हूं। न्यायपालिका में कहा गया ना, बार एंड बेंच, वकील को ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है, तो मैं एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट हूं, और मुझे संविधान ये इजाजत देता है कि सही बात को मैं स्पष्ट रूप से पब्लिकली कहूं। अधिकार है कि नहीं मुझे कहने का? सही बात तो बोलने का अधिकार है। अगर कोई इसको बुरा मान जाए तो बुरा मान जाए भाई, अगर सही बात किसी को बुरी लग रही है तो आदमी सही नहीं है। आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मुद्दों पे आज तक सुओ मोटो लिया है।
सुओ मोटो की पावर होती है कि मान लीजिए कोई खबर अखबार में छपी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है, उसको सुओ मोटो ले ले, उस पर एक मुकदमा केस उसको बना दे और सरकार से जवाब मांगे और उस पर सुनवाई करे, उसके बाद जब उस पर ऑर्डर पास करे। न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ पीड़ित है, 5 करोड़ शोषक है। भाई स्वाभाविक सी बात है, मुकदमे में 2 पक्ष होता है, एक होता है जो न्याय जल्दी चाहता है, एक चाहता है न्याय देर से चाहता है। तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ लोग मिनिमम, हालांकि कई मुकदमों में तो कई सारे लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन मैं एक मुकदमे में अगर एक पीड़ित है तो मान के चलता हूं कि 5 करोड़ मुकदमों में 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं कि नहीं। तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार पीड़ित हैं कि नहीं। मेरे घर में मुकदमा चलेगा, मैं तारीख पे तारीख जाऊंगा तो मुझे टेंशन थोड़ी होगी, मेरे परिवार को भी टेंशन होगी, और कई बार तो गौरव जी को भी टेंशन हो जाएगी, मेहता जी को भी टेंशन हो जाएगी, हमारे अच्छे मित्र हैं इसलिए इनको भी टेंशन हो जाएगी, अरे यार देखो उपाध्याय जी कब से बेचारे तारीख जा रहे हैं। तो मैं माना कि चलो ठीक है, बाकी लोग नहीं टेंशन हो रही है, केवल परिवार टेंशन में है। अगर मैं तारीख पे तारीख जा रहा हूं तो मेरे माता पिता टेंशन में, मेरी पत्नी टेंशन में, मेरे 2 बच्चे टेंशन में, तो 6 लोग टेंशन में है। तो 5 करोड़ मुकदमों, 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ लोग टेंशन में है कि नहीं। 33 करोड़ तो अमेरिका की आबादी है, तो भारत में लगभग 1 अमेरिका के बराबर लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। हमारा सुप्रीम कोर्ट राइट टू जस्टिस पे सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं ले रहा। क्यों नहीं एक सुओ मोटो लेके जुडिशियल चार्टर बनाता है कि रेप का मुकदमा इतने महीने में खत्म होगा, किडनैपिंग का इतने महीने में खत्म होगा, सिंपल वाला चालान वाला, ट्रैफिक चालान वाला 3 डेट में खत्म होगा, मर्डर वाला इतने डेट में खत्म होगा। एक जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं बना रहा है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है दुनिया के कई देशों में कैसा कैसा जस्टिस सिस्टम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह भी पता है अमेरिका में कितना फास्ट जस्टिस हो रहा है, कनाडा में कितना फास्ट जस्टिस है, अमेरिका में, सिंगापुर में कैसे फास्ट जस्टिस हो रहा है। मैं अभी कार्यपालिका विधायिका की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं उसका पार्ट नहीं हूं। अभी मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं वहां प्रैक्टिस करता हूं और मैं वहीं इनरोल्ड हूं, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर ऑफ कोर्ट हूं। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करने के लिए सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी लेना चाहिए, यह मैं आप संविधान में अगर आप जजों की शपथ देखें, यह भारत का संविधान है, इसमें मंत्री की शपथ अलग है, सांसद की शपथ अलग है, विधायक की शपथ अलग है, सुप्रीम कोर्ट की जज की शपथ अलग है। जो केंद्रीय मंत्रियों की शपथ यह है कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। जरा समझिए दोनों में अंतर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज की शपथ यह है, मैं संविधान को अपहोल्ड करूंगा। इसीलिए सरकार को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। मंत्रियों को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया संविधान के अनुसार। जब संविधान कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सबकी है, मीडिया की भी है, सरकार की भी है, संसद की भी है, सुप्रीम कोर्ट, चारों की है, लेकिन एक को स्पेशली बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्शन, राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, न्याय पाने का हमें अधिकार है। और अगर न्याय पाने में हमारी बच्ची का बलात्कार हो जाए, हमें 25 साल तक कोर्ट में जाना पड़े और 25 साल में 100 बार उस हमारी बच्ची को कोर्ट जाना पड़े जिसका रेप हुआ है, 100 बार उस बलात्कारी का मुंह हमारे बच्ची को दोबारा देखना पड़े, तो ये बताओ ये न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? जब जोर से बोलिए।
इसलिए कहता हूं, सरकारों ने निकम्मापन किया, सांसदों ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, ठीक है नहीं निभाई, लेकिन संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है, वो उसको अल्टीमेट ड्यूटी दी गई है कि तुम्हें संविधान को अपहोल्ड करना है, लोगों को त्वरित न्याय मिले, स्पीडी जस्टिस मिले, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फेल हो गया। जब सारे ही फेल हो रहे हैं तो हम लोग जाएं कहां? अब मेरे सामने समस्या है कि मैं जाऊं कहां? संसद में मैं हूं नहीं कि वहां सवाल पूछूं, कानून मंत्री मैं हूं नहीं कि मैं कानून बना दूं, मीडिया में मैं हूं नहीं, एडिटर हूं नहीं कि अपना खुद का कोई चैनल है नहीं कि मैं डिबेट करा दूं। मेरे पास एक ही रास्ता था, PIL करूं और आप लोगों से संपर्क करूं, यही काम मैं कर रहा हूं, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं।